क्लासेस में। तो वेलकम बैक अगेन भाई लोग। तो आज हम बात करेंगे फिर से अपना नीट के ही कोर्स में जनरली आए हैं। तो नीट का आज ये है हमारा होगा थर्ड वीडियो। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कोई ज़्यादा बकवास नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। चलिए भैया जैसे हम शुरू करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से ही फिर से आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर 2 point charges A and B having a charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है 9F/16, बी है 16F/9, सी है 4F/3 और डी है F। तो चलिए भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब इसे समझ लेते हैं। आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हमारा समझना ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं ए और बी। हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस है ए और बी, जिनका चार्ज क्या है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली बता दिया गया है। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, और उनके बीच में जो फोर्स है वो एफ लग रहा है। ठीक है भैया, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, तो जनरली उनका एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ठीक, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, और उनके बीच में जो अभी फोर्स है वो एफ है। नाउ केस को थोड़ा चेंज कर रहा है और बोल रहा है अगर 25% चार्ज हम क्या कर देते हैं ए का बी में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, फोर्स दोनों के बीच में अब कितना हो जाएगा। ठीक, तो चलिए भैया क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन के एक पॉइंट को पकड़ते जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है हमारे पास प्लस क्यू, दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू। ठीक है भैया, 2 चार्जेस हो गए। ये मान लेता हूँ चार्ज ए है और ये क्या हो जाएगा चार्ज बी है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेता हूँ आर डिस्टेंस है। हो गया, समझ आ गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नाउ ये पहला केस है और इनके बीच में जो एफ अब प्रोड्यूस हो रहा है वो एफ प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर देता हूं और इस बार मैं एक जो हमारा इसको मान लेता हूं क्यू ए और इसको मान लेता हूं क्यू बी, आसान हो जाएगा थोड़ा सा चार्ज को आइडेंटिफाई करना भी। अगर क्यू ए से हमारा 25% चार्ज क्या हो जा रहा है क्यू बी में ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक, तो जनरली जो हमारा क्यू ए हो जाएगा वो अब कितना हो जाएगा, क्यू ए हमारा कितना हो जाएगा, उसमें 25% कम हो जाएगा। तो 25% अगर उसमें कम हो जाता है तो 25 का अगर मैं वैल्यूज निकालता हूँ तो 25 मैं जनरली कैसे लिख सकता हूँ 25/100 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 1/4% चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब 1/4 ऑफ क्यू ए कितना क्यू ए ट्रांसफर हो जा रहा है क्यू बी। तो जनरली अब नेट क्यू बी कितना हो जाएगा, नेट ये वाला भी ऐड हो गया और ये वाला भी है इसके पास। बट ये एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा नेगेटिव है तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव। 1/4 ऑफ चार्ज क्यू ए इसमें ऐड हो जा रहा है। तो अभी हमारा क्या आ जाएगा क्यू ए 1/4 मतलब क्यू ए बाय 4 प्लस क्या लिख सकता हूँ क्यू बी लिख सकता हूँ। और जनरली चार्ज क्या है इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और ये क्यू ए माइनस 4 क्यू बी हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा -3 क्यू बी बाय, अगर मैं यहाँ सिर्फ एक चीज मान के चल रहा हूँ दैट एक चीज हमें मान के चलना है क्योंकि शुरू वाले कंडीशन में हमें क्यू ए एंड क्यू बी इक्वल बता दिया है। तो मैं यहाँ क्या मान के चल रहा हूँ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू ए एंड क्यू बी को सेम लिख सकता हूँ और जनरली इसकी जगह दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्यू मान लेता हूँ मैं, और आसान कर देते हैं। ठीक, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ Q - 4Q
बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसको कट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा -3q बाय 4 आ जाएगा। ये आ गया भैया एक चार्ज, मतलब चार्ज क्यूबी कितना हो जाएगा, अब चार्ज क्यूबी नेट चार्ज क्यूबी कितना हो जाएगा -3q बाय 4। तो ये हमारा जो आया है भैया, ये हमारा है क्यूबी नेट, क्यूबी नेट हमारा इतना आ गया। ठीक, लिख लीजिए क्योंकि रब करना है। 1 2 3 लेट्स गो। अब क्या कर रहे हैं, हमें QA निकालना है। तो जनरली 1/4% ऑफ QA तो किसके चल गया, QB में चला गया। तो इसके पास कितना परसेंट बचेगा, 25/100। तो 25 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 75/100 अभी भी बचेगा इसके पास। मतलब ये इसको अगर मैं कट करता हूँ तो ये 3/4% अभी भी क्या हमारे पास बचा है, QA बचा है, मतलब इतना चार्ज अभी भी है। तो हमें QA मिल गया और यहाँ QB नेट भी मिल गया। ठीक, दोनों मिल गया भैया। ठीक, अब लिख लीजिए ABC लेट्स रब। अब मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर के पार्ट को सिर्फ रब कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं रब करना चालू कर देता हूँ। समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी डाउट है भैया एक कमेंट मारो, कहीं पास भी कमेंट आएगा मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा कि हाँ आपने क्या, आपको क्यों समझ नहीं आया भैया, या फिर आप क्या गलती कर रहे हैं, या फिर मैंने क्या गलती की होगी। यहाँ आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो। ठीक, तो अब ये आ गया भैया। नेक्स्ट हमें अब क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर कूलम्स फोर्स के हिसाब से फोर्स लिखेंगे तो जनरली फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई S7/0। अब जनरली इसको क्या मैं मान के चलता हूँ, इसको मैं मान के ले लेता हूँ इसकी वैल्यू को, मतलब 1/4 पाई S7/0 की जगह क्या लेके चलता हूँ, K लेके चलता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली K लिख सकता हूँ। हाँ भैया K लिख देते हैं क्योंकि मैं एक मान के चल रहा हूँ। तो K हो जाएगा इंटू QA इंटू QB होता है बाय क्या होता है हमारा R², ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक, जनरली यहाँ QA एंड QB की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू QA कितना आया हमारा 3/4। तो मैं क्या पुट कर देता हूँ 3/4 ऑफ QA। तो जनरली इसका किसका चार्ज है, QA। अब ये QA नेट है। ठीक, QA नेट है हमारे पास। QA नेट की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/4 QA। अब इसकी वैल्यू QB नेट की वैल्यू कितनी आई गई है हमारे पास, तो इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। जनरली ये -3 QB बाय, या फिर Q डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर QB लिख सकते हैं, QB/4 इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक, और बाय R, तो R का स्क्वायर डिस्टेंस हमें पता नहीं है। यहाँ तक हो गया, नीचे की रफ कर रहा हूँ, इसको आपने लिख ही लिया होगा। अब इस सबको भी रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये सब अब काम का नहीं है। ये आ गया भैया हमारे पास जो हमें चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब करना क्या है, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस जनरली इसको सॉल्व करता हूँ तो ये इनटू में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, K की जगह K 3/4 -3/4। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर क्या होंगे, इनटू हो जाएंगे जनरली। हाँ इनटू हो ही जाएगा। तो क्या ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -9। और QA QB को इक्वल मान के चल रहे हैं तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भैया, और ये ब्रैकेट में आ गया, इनटू हो रहा है, यहाँ कहीं गलती ना हो जाए, किसी से मान ले माइनस ना हो रहा है। ठीक, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ठीक, और R² की, और जनरली ये जो 4 है तो इसकी जगह में ये क्या आ जाएगा, बाय 4 या 16, तो ये क्या आ जाएगा 16, और ये R²। अब ये जो 16 बाय में है तो ये जनरली आपको पता ही है क्या हो जाता है, ये इनटू नीचे हो जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैं यहाँ एक चीज और, अगर इसको सिंपली करके लिखता हूँ तो मैं इसको की जगह क्या लिख सकता हूँ, दैट K, जो हमारा फोर्स का इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हम ध्यान देके अभी बढ़ेंगे। तो K, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, KQ²। सिंपल मैं मान के यहाँ जो माइनस साइन है उसको ना मैं निगलेक्ट करके चलता हूँ।
ठीक, माइनस साइन को निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, और ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा, और जो हमारे डिजिट है उसको बाहर निकाल लेते हैं 9/16। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है हमारा फोर्स होता है। हमने यहाँ भी देखा था, अगर इसकी जगह ये दोनों क्वांटिटीज हमारी इक्वल हो जाएंगी तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा। इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ 9/16। ऐसा कहीं आपको दिखा भैया कोई ऑप्शन? जी हाँ भैया, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ भैया, ये है ऑप्शन ए। चलिए भैया लिख लीजिए, समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो भैया फ्रीली पूछो, और ये सबको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इससे पहले 2 और नीट के लेक्चर्स निकल चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, या फिर चैनल पेज पे विजिट करके भी इस दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। चलो भैया रब हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके स्क्रीन पर। When an object is shoot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when an inclination is decreased, जो inclination है ये क्या कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डिक्रीज कर दे रहा हूँ, टू अ डिग्री ऑफ 30 डिग्री एंगल है, एंड द सेम ऑब्जेक्ट, अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट को फिर से क्या किया जा रहा है, लात मारा जा रहा है, शूट किया जा रहा है, देन विद द सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो हमारी जिससे रफ्तार से किक मारा जा रहा है वो भी क्या रखा जा रहा है, सेम रखा जा रहा है। इट ट्रेवल्स x2 डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस बार क्या डिस्टेंस है, x2 है। देन x1 है, और x2 का क्या भैया हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक, तो जनरली आपके 4 ऑप्शन जो आपको स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन हमारे सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा आ जाएगी। क्वेश्चन कौन सा है आपका, आज का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा फिजिक्स का। हमने क्या किया, जनरली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल ही है। ठीक, एक आदमी आया, उसको 60 डिग्री एंगल पे क्या किया, शूट किया। जब वो 60 डिग्री एंगल पे शूट किया तो इस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा हमारा केस 1। ठीक, केस 2 में क्या हो जाएगा, जब उसने इसी सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को एक और बना लेते हैं। अब इस बार कितना एंगल है, एंगल 30 डिग्री है। ठीक, अब यही सेम ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, फुटबॉल ही ले लिया। अब सेम वेलोसिटी सेम टाइम से फिर से मैंने क्या किया, इसे शूट किया, बट इस बार मैंने थोड़ा सा एंगल डिक्रीज कर दिया, जो है 30 डिग्री कर दिया। तब इस बार जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस इस बार हमारा x2 डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया पहला केस और दूसरा केस, ये दोनों क्लियर है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है, अब हमें पूछ रहा है कि ये जो x1 है टू द रेशियो ऑफ x2, इनका कितना रेशियो वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें बताना है। ठीक, तो बता देंगे भैया, उसमें क्या है आप भी बता देंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक, अगर मैं मान लेता हूं जो हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये फुटबॉल ही मूव कर रहा है, तो ये एक सर्टेन एंगल पे रुक जाएगा, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हवा में रुक जाएगा। और कब रुकेगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब भैया जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो भड़ाक से वो नीचे गिर जाएगा, तो जितना जब ही वो नीचे गिरेगा तो उतना ही वो डिस्टेंस क्या कर लेगा, ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट दोनों के लिए समझ आ गया, इसके लिए भी और इसके लिए भी। मतलब जब हमारा पहला केस, जब हमारे पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, मतलब ये फुटबॉल रुकेगी, उससे पहले फुटबॉल ना रुकने वाली भैया।
ठीक है। तो सेकेंड जो लॉ ऑफ मोशन है, मतलब सेकेंड इक्वेशन जो मोशन का है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद है आपको? नहीं याद है, याद करो भैया, यहां से देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, सबको इंडिकेट कर देता हूं कि कौन क्या एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइड हमारा कितने से ट्रेवल करेगा, ये जनरली हमारा, अगर मैं इसके एंगल्स क्रिएट कर देता हूँ दोनों साइड, तो मैं वेलोसिटी को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो एंगल मेरे को बनाते बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, साइन थीटा जनरली 60 है, तो जी साइन थीटा ही मान के चल देते हैं, जी साइन थीटा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ग्रेविटी जितना एक्ट करेगी वही हमको मान के चलना है। ठीक, ग्रेविटी जितना एक्ट करेगी वही हमको मान के चलना है। या फिर जनरली मैं ग्रेविटी को ना लेकर के, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, सॉरी मैं गलती कर दिया था, u के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो मैं क्या, u साइन थीटा, और इधर साइड भी क्या ले लूंगा मैं, u कॉस थीटा ले लूंगा। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, u इधर साइड आ जाएगा। मतलब अगर मैं g के लिए भी इसी तरह से बात करता हूं, तो g के लिए भी क्या हो जाएगा, यही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, केस क्लियर है? चलिए भैया इतना नोट कर लीजिए इसके बाद, क्योंकि मेरे को रब भी करना है। हो गया? चलो भैया, जो तो यहां मैं u साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जो बना रहा हूं, तो सिमिलरली इसके लिए भी वही केस बनाऊंगा, मतलब वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको लेके चलेंगे। बट यहां इन दोनों चीजों में एक कॉन्सेप्ट हमें पकड़ के रखना है, दैट ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ही दोनों प्रोसेस में, चाहे जो हो जाए। तो जनरली अगर मैं इसको वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में लेके चलता हूं, तो मेरा कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लेके चलूंगा, क्योंकि ये सारा के सारा ग्रेविटी के ही रिस्पेक्ट में हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसमें तो ग्रेविटी जी नीचे ही एक्ट करेगी। ठीक, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। जनरली ग्रेविटी लेके चलना था, मैं गलती कर दिया था। चलो भैया, गलती छुपाना नहीं है, गलती कर दिए तो सुधारना है। तो हमने जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, तो एंगल कॉस थीटा और जी के बीच में हमेशा बनता है, तो ये आ जाएगा भैया 60 डिग्री। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा इसके लिए भी सेम टू सेम यही वैल्यूज आ जाएगी हमारी, जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा जी, और ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक, कोई भी गलती कीजिए भैया, गलती छुपाइए मत। अगर गलती छुप रही है तो उसे सामने लाइए, तब सुधरेगी। भैया मैं यहाँ जी मतलब यू लेके जो कर रहा था वो गलत था, यू लेके मुझे बेसिकली करना ही नहीं था, जी ग्रेविटी लेके, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी या फिर विद दी ग्रेविटी, तो वहाँ एक चीज जरूर एक्ट करती है उसके ऊपर, ग्रेविटी। ठीक भैया, समझ आ गया, क्योंकि हम अर्थ निवासी हैं तो ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ही। अब आता है सेकेंड, अब आता है हमने जो निकाला था दैट v इज इक्वल्स टू, हमने मान के चलता है जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी तब हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो यहाँ हम सिंपली क्या कर देते हैं, वेलोसिटी की जगह 0 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा, सिंपल। और u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh लिख सकता हूँ, ये आ गया इक्वेशन। भैया जो हमारा हाइट जितना ट्रेवल करेगा वो x डिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब ये h इज इक्वल टू x1 लिख सकता हूँ, और वहीं हाइट x2 जो होगा वो h2 के इक्वल होगा। हाँ भैया होगा, ये भी क्लियर। चलिए भैया ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है दैट ग्रेविटी हमें कहाँ लेके चलना है, ग्रेविटी हमें साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लेके चलना है, क्योंकि साइन थीटा के अपोजिट डिस्टेंस से हमारा उसकी स्पीड आ रही है।
तो हम क्या लेके चलेंगे, जनरली हम g को मान के चलेंगे g इज इक्वल टू g साइन थीटा। ठीक, ये आ गया। ये दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, जो ये वाली वैल्यूज दोनों के लिए निकली है और ये वाली वैल्यूज, उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए भैया जहां तक हुआ इसमें लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे को रब करके अब शुरू सॉल्व करूंगा। हो गया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा खराब का मेरे को लग रहा है, क्योंकि जल्दी मतलब मिटता नहीं है ढंग से। ये हो गया। अब यहीं से मेरे को करना है ऊपर का सिस्टम, मतलब ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आयल करो ना सारा मुंह का दबा के। हो गया, हाँ चलो भैया अब हम सॉल्व करते हैं, सबकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। जैसे कि g की वैल्यू, अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब इन सब में हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करते जाना है। जैसे कि u की वैल्यू कितनी है, u जनरली उसकी कोई वैल्यू हमने निकाली नहीं, g की वैल्यू निकाली जो है हमारी g इज इक्वल टू g साइन थीटा लेके चलना है। और हाइट को क्या लेके चलना है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 बना रहे हैं, तो ये x1, तो ये हो जाएगा x1 हाइट, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। सेम टू सेम u के लिए एक और इक्वेशन बनाएंगे, u स्क्वायर इज इक्वल टू, जनरली अगर मैं इसको थोड़ी x के 1 के डिस्टेंस रिस्पेक्ट में ला लेता हूँ, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, सिंपली इसके लिए भी वही सॉल्व करते हैं। ये इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और ये x2 और x2 के अगर रिस्पेक्ट में लाता हूं तो ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय g साइन थीटा। ये आ गया दोनों के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, अब मेरे को फाइनली करना क्या है, इन दोनों को सिर्फ डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देंगे और हमारा दोनों का रेशियो निकल आएगा। थोड़ा लंबा बोरिंग कर रहा हूँ क्या भाई लोग, कर रहा हूँ, थोड़ा लग रहा होगा भी आपको। तो चलो भैया जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो x1 बाय x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, u स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा और इंटू u स्क्वायर इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा g साइन थीटा। अब जो हमारा इसके लिए वैल्यू था साइन थीटा की, वो कितनी थी, सेकेंड इक्वेशन के लिए 30, तो मैं क्या पुट कर दूंगा इसकी जगह 30। और इसके लिए कितनी थीटा की वैल्यू थी 60, तो इसके लिए 60। तो सब में क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन से आपको एक स्टेप और कर रहे हैं, जनरली मैं मिटा के कर दे रहा हूँ, 60 और यहाँ क्या हो जाएगा 30। ठीक, हो गया, हाँ भैया सही है। अब जो हमारा x1 बाय x2 है, अब इसमें क्या u तो कट हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 2g और यहाँ 2g क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बट साइन 30 कितना होता है, साइन 30 अगर आपको मालूम नहीं है, साइन 30 जनरली 1/2 होता है। ठीक, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका सिंपल ट्रिक से निकाल भी सकते हैं, 0 1 2 मतलब सॉरी 0 30 45 60 90, ये सिर्फ साइन के लिए एप्लीकेबल है ना, साइन के लिए मैं निकालूंगा इससे। तो ये 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। ठीक, 1 2 3 4 कितना है, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और सबको अंडर रूट में कर देता हूँ, अंडर रूट में कर देता हूँ, तो सबकी वैल्यूज मेरी आ जाएगी। सबको वैल्यूज को अंडर रूट में करो और सॉल्व कर दो। तो भैया हमारे 30 के लिए क्या आ जाएगा 1/2 और 60 के लिए क्या आ जाएगा √3/2। वही वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ पुट कर दूंगा। वो आपका नोट पॉइंट है, उसको आप लिखो मत लिखो, अगर आता है जरूरत नहीं है। साइन 30 की जगह क्या लिखूंगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो जनरली ये क्या हो जाएगा 1/2। इसकी जगह √3/2, 2 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो x1 टू दी x1 रेशियो ऑफ x2 कितना आ जाएगा 1/3 भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई आपके पास है
चलिए भैया इसको लिख भी लीजिए। हाँ भैया आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। चलिए भैया ऑप्शन भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम हो रहा है, लेंदी हो रहा है वीडियो, बट मैं ध्यान रखूंगा। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, 25 मिनट हो गया। चलो भैया थोड़ा आगे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विथ द रेनबो। रेनबो के हिसाब से एक हमें क्या करना है, एक रॉन्ग आंसर को सेलेक्ट करना है जो कि रेनबो के लिए गलत बताया गया हो। पहला ऑप्शन आपका बता देता हूं क्या है, द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। सी ऑप्शन क्या है, रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। डी ऑप्शन क्या है, व्हेन द लाइट रेज अंडरगोस इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। तो ये सारे के सारे आपका ऑप्शन है। जब तक आप ऑप्शन सोचिए मैं जब तक रब कर देता हूँ। ठीक, सोच लिया भैया ऑप्शन? नहीं भैया, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। आपको दिख रहा होगा भैया क्वेश्चन है, दिख ही रहा होगा, सामने आया ही होगा स्क्रीन पे। चलो भैया हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एन, सॉरी इसका जो हमें रॉन्ग आंसर इसमें सेलेक्ट करना था, आंसर हो जाएगा इसका बी। एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ये गलत है भैया, और इसके अलावा जितना ऑप्शन दिया गया सब सही है। अब ये गलत क्यों है, ये ऑप्शन आता है, ये गलत इसलिए है क्योंकि हम कभी भी रेनबो जैसे हम, मेरे सामने क्या हो रहा है, रेनबो मतलब मेरे सामने सन है और मेरा सन और सन के बीच में, सन और मेरे बीच में कभी रेनबो फॉर्म नहीं होगा। ठीक, अगर मैं अपने आप के फ्रंट को सन की ओर रखता हूं तो मुझे कभी रेनबो ना दिखने वाला है। मुझे अपने फ्रंट को सन की बैक में रखना पड़ेगा, मतलब अपने बैक को क्या रखना पड़ेगा, सन के फ्रंट में रखना पड़ेगा। मतलब मैं अगर पीछे मेरे सन है तो मेरे को आगे ऐसे दिखेगा यहाँ रेनबो भैया। अगर मेरे आगे से सन आ रहा है तो मेरे पीछे मैं सिर्फ रेनबो ऐसे देख सकता हूँ। तो मेरा बैक हमेशा जो पीठ रहेगा वो सन की फेस करते रहेगा हमेशा। तो इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हमारा फ्रंट सन की ओर होना चाहिए, बाकी सब सही है, वैसा होता भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अब आते हैं केमिस्ट्री की 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जल्दी जल्दी बायो के 4 कर लेंगे। एक आपका होमवर्क हो जाएगा। आज जनरली 11 क्वेश्चन पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि बायो के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आप भी कीजिए हर दिन। चलो केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए आपका N2 दिया गया है, ऑप्शन बी कार्बन दिया गया है, ऑप्शन सी बेरिलियम दिया गया है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन दिया गया है। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा है भैया, जल्दी बताइए। जिसने बोला ए भैया थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ो। जिसने बोला बी भैया आपने अच्छा पढ़ा है। जिसने बोला सी आपने पूरी तरह से भद्दा ही पढ़ा है लगता है। ऑप्शन डी भैया आपने थोड़ा बहुत सही पढ़ा है बट गलत है ये भी। चलो भैया ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन मतलब कार्बन, क्योंकि अगर कार्बन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उसमें पाई बॉन्ड ही जनरली रहता है। आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही वाले बचेंगे आखिरी में। बट अगर उसके बात करूंगा N2 बेरिलियम ऑक्सीजन, तो इन सब के पास क्या रहता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता ही रहता है। ठीक, पर कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड रहता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, इन सब में से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से होते हैं। अब समझ लेते हैं ये बायोडिग्रेडेबल यानी होता क्या है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जनरली वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज किए जा सकें नेचुरल मेथड के जरिए, उसे बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसे डिकम्पोज करना मुश्किल हो, जैसे प्लास्टिक एक टाइप का बायोमॉलिक्यूल्स है।
बट उसे डिकम्पोज करना मुश्किल है। ठीक, तो भैया जैसे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है ये हमें बताना। ऑप्शन आपका ए है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ऑप्शन बी है नाइलॉन 6, ऑप्शन सी है ब्यूना एस, ऑप्शन डी है नाइलॉन 66। तो ऑप्शन भैया आपका सही है, जी हाँ, सी नहीं सही है, ऑप्शन ए सही है। बस यही एक इसमें से ऑप्शन से दिया है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। जनरली अगर इसके कोपॉलीमर्स की बात की जाएगी तो ये ग्लाइसिन से बना रहता है, जो कि एक टाइप का हमारा बायोडिग्रेडेबल ही प्रोडक्ट रहता है। ठीक, और एक होता है कार्पोइक एसिड, मतलब है अगर इनकी बात करूंगा ब्यूना 2, ब्यूना एस, सॉरी गलती कर रहा हूँ, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। जनरली ये दो टाइप के कोपॉलीमर से बना रहता है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा ग्लाइसिन और दूसरा होता है हमारा कार्पोइक एसिड। ठीक, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 जनरली मेड रहता है दो चीज़ों से, एक होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है कार्पोइक एसिड। ठीक, एमिनो कार्पोइक एसिड। तो जनरली एक टाइप के क्या हैं, ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जनरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ही बनाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारा बायोडिग्रेडेबल। बाकी जो नाइलॉन 6, ब्यूना एस, नाइलॉन 66 ये हमारे क्या है, सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये भी ऑफ क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब आया भैया क्वेश्चन में मजा, क्योंकि ये सर रट्टा मारने वाला नहीं समझने वाला है। ठीक, इन सब में से कौन सा जनरली हमारा डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होगा? ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कौन से रिएक्शन हैं। अगर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की बात, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली वो रिएक्शन जिसमें किसी मेटल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक केमिकल प्रोसेस में हो रही हो, उसे क्या बोला जाए, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन बोला जाता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक, अगर मैं बात करके चलता हूँ कि मतलब पहला ऑप्शन से ही देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है 2 मोल्स ऑफ कॉपर प्लस, और उसके जब वो गिव्स क्या कर रहे हैं, कॉपर 2 प्लस, और ये क्या दे रहे हैं, कॉपर 0 दे रहे हैं। ठीक, तो जनरली यहाँ क्या देख सकते हैं कि एक जो हमारे पास मेटल दिया गया है उसका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब जनरली इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, DAT ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एक मेटल का। ठीक, तो ये एक टाइप का जो ऑप्शन ए है ये सही है। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा, सॉरी, और जो हमारा ए दिया गया है, मतलब ए का कंपोनेंट, ऑप्शन ए नहीं बोल सकते, और कंपोनेंट 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी गई है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिया गया है 3MnO4 2- प्लस 4H प्लस, और ये हमारा क्या दे रहे हैं, 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 और प्लस 2H2O। ठीक, हो गया भैया, सब सही है, सब सही है। अब भैया किसी भी एलिमेंट, ये तो सिंगल एलिमेंट था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, बट अगर एक कंपाउंड दिया गया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जनरली ये भी पता चल जाएगा कि ये दे रहा है कि नहीं, जनरली यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। अगर मैं इसका Mn, ये क्या है, सॉरी MnO4 होगा, MnO4 जो दिया गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो Mn जिसका नहीं मालूम है उसको क्या मान लेते हैं, जैसे Mn का हमें निकालना है मेटल का, तो Mn को क्या मान लूंगा मैं, X मान लूंगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ रहता है -2 इंटू 4, कितने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए हैं उसको लेके चलते हैं, और जो इसकी ऑक्सीडेशन पावर, मतलब जितना इसका पावर दिया रहेगा राइज टू दी पावर, वो कहाँ चला जाएगा, =2 के बाद, तो -2 दिया है तो -2। ठीक, इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो -8 आ जाएगा =2। अब ये x क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये 6 आ जाएगा, मतलब Mn की यहाँ ऑक्सीडेशन कितना है, +6। समझ आ गया, जी हाँ भैया, लिख लीजिए।
चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास हम नेक्स्ट H+ एक मेटल की बात करना है तो Mn को लेके चल रहे हैं यहाँ। अब नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ Mn की, तो Mn को फिर से क्या मान लूंगा मैं, X मान लूंगा। O4 1 -3, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस -2 होते हैं और इज इंटू 4 हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए, 4, तो 4 × 4 और ये -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर से -8 इज इक्वल टू 1 -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +7। ठीक, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7 आ गई। समझ आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट पे निकालते हैं क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालता हूँ, सिंपल एक Mn दिया है तो फिर से मैं इसको क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ऑक्सीजन कितना होता है -2 और कितना दिया गया है 2 दिया गया है और कुछ नहीं दिया है तो 0, उस साइड का लिख देंगे 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x की यहाँ कितने आ जाएगा +4, तो यहाँ क्या आ जा रहा है +4। हाँ भैया यहाँ देखने में क्या मिल रहा है, ओहो ऑप्शन तो सही है ये भी, मतलब ये जो सेकेंड रिएक्शन दिया गया ये भी सही है। अब कैसे सही है ये समझ लेते हैं। जो हमारे पास शुरू में इसकी ऑक्सीडेशन मेटल की कितनी दी गई थी, +6 दी गई थी। तो जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले स्टेप में जो हो रहा है यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है हमें। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोला जाता है। हो रहा है भैया +6 था +7 होगा, मतलब एक बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और ये +6 था +4 हुआ, मतलब क्या हुआ 2 घटे तो रिडक्शन हुआ। ठीक, समझ आ गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। चलो भैया इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन 2 और जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं इसी तरह से। तो इसको मैं रब कर दूं, रब ही करना पड़ेगा, वैसे जगह नहीं है। सेम टू सेम उसके लिए भी इसी तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है थर्ड, क्या दिया गया, 2KMO4 KMNO4 है, सॉरी KMNO4 गिव्स अस, क्या दे रहे हैं कि 2MNO4 और MNO2 और ये O2 दे रहे हैं। ठीक है भैया, सेम टू सेम आपको फिर से यही कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस किस तरह से ऑक्सीडेशन निकाला जाता है। जैसे KMNO4 की मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, तो यहाँ K पोटेशियम को मान लेते हैं। पोटेशियम को जनरली अगर मानता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, 19 मतलब एक ऑक्सीजन क्या करेगा, लूज कर सकता है भैया। हाँ क्या कर देगा, एक लूज, तो इसका क्या हो जाएगा, एक टाइप का मेटल होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, याद रखना पड़ेगा, कई मेटल्स की ऑक्सीडेशन याद रखना पड़ता है। ठीक, जिसका निकालना है उसको क्या मान के चलूंगा, +x प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा 4। ठीक, और इसको सॉल्व और इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि राइज टू द पावर 0 दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, मतलब 0 मान के चलेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 1 + x प्लस 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 8 और 1 गया तो ये 7, तो इसका क्या आ जाएगा -7 आएगा, उधर साइड चल देगा तो +7, तो +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रही है। K2MnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से उसी तरह से निकालेंगे, तो पूरे K2 की मतलब क्या हो जाएगी +1 इंटू 2 और Mn की नहीं मालूम, x मान लेंगे, और ऑक्सीजन की -2 मतलब डायरेक्ट इस बार लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये क्या ही इंटू हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, और 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार 6। तो इसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 6, मतलब रिडक्शन तो हो रहा है भैया। एक चीज पता चलेगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +7, अब कितनी है +6, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। एक और बचा है MnO2 के निकालेंगे, तो MnO2 के ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना देखा था ऊपर वाले में केस में +4, तो भैया +4 आ रहा है, तो मतलब ये वाले केस को अगर मैं बताता हूँ, लिख लीजिए, हो गया। चलो भैया
ये दोनों केस हमें दिए गए हैं। अब ये दोनों केस में अगर मैं बोलता हूं आपको, तो यहाँ क्या हो रहे हैं, इस वाले मेटल की बात की जा रही है, METAL मेटल की बात की जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहे हैं, ठीक, और यहाँ क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहे हैं। दोनों साइड रिडक्शन होता है, +7 थे, +6 हुआ, +4 हुआ, +7 से ज्यादा नहीं हुआ, +8 +9 कुछ नहीं मिला, तो यहाँ रिडक्शन थी, ये ना होने वाला। चलो भैया आखिरी जो हमारा दिया गया चौथा, उसको भी देख लेते हैं, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको क्या करना है, आपको निकाल करके चेक कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है 2MnO4 माइनस +3Mn2 और 2H2O गिव्स अस कितना आ जाएगा, 5MnO2 +4H+, ठीक है भैया। अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं इस बार लिखे दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जनरली, और नेक्स्ट स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी, हो गया। हाँ आप देख सकते हैं भैया ये हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेटल्स को लेके बात करना था। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये रिएक्शन ये दिया है, ना कि ये दिया है। अगर ये ऐसा देता तो हाँ सही होने के चांसेस थे, बट ये रिएक्शन ये दिया है, तो हम कंपाउंड को लेके मान के चलेंगे। अगर सिंगल दिया है तो अगर ये ना दिया होता तो हम सिंगल को मान के चलते, बट यहाँ कंपाउंड दिया गया है तो कंपाउंड को प्रेफरेंस देंगे। तो हमारे इसका क्या हो रहा है, +7 मेटल का दिया गया है, बट हम अगर देख रहे हैं तो हमारे कितना मिल रहा है, +4 मिल रहा है, ठीक, +4 मिल रहा है। ये जनरली ये 5 है, S नहीं है, ठीक, +4 मिल रहा है, हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपको कोई चारों ऑप्शन में से दिख रहा है, चलो भैया स्क्रीन में आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों दिए गए, तो नहीं भैया ये गलत है। बी की अगर बात करूंगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दिया गया है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी गलत है। सी की अगर बात करूंगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी गलत है। डी की अगर बात करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये बिल्कुल सही है। चलो भैया समझ आ गया, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया। हाँ भैया प्रैक्टिस करते रहिए, अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं भैया, वापस देखिएगा वीडियो, याद आ जाएगा। अगर टाइम देखने का ये नहीं है तो 2 मिनट नोट्स को वापस खोलिएगा और मिल जाएगा। इन सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होपफुली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा। चलो भैया इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलो ये कोर्स अगर सक्सेसफुल रहा तो इसको लाइव क्लास में अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। आप वहाँ फाइनली डाउट मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं तुरंत। तो करीबन 10-20 वीडियो जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़े बहुत फॉलोवर्स भी आ जाएंगे, तब हम भैया इसके करेंगे लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस करेंगे तो भैया आपको भी आसानी होगी क्वेश्चन पूछने में, और मुझे भी आसानी होगी क्योंकि मैं तुरंत ही आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और जिनको डाउट नहीं आया है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी दूसरे के डाउट से अपना डाउट पता कर लेंगे। ठीक, चलिए भैया बायो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो फटाफट होगा। बायो इज अवर फेवरेट, भैया अपना फेवरेट है भाई, मजा आ गया बायो। चलो इसलिए तो बायो लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। चलो पहला भैया पहला क्वेश्चन, क्या बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं भैया, हाँ ठीक है। ठीक, 11th and the 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। ठीक, ये किसकी बात कर रहा है, रिब्स की बात कर रहा है, छाती की बात कर रहा है, आपके छाती की, छाती ठोक के आंसर देना है इसका। ठीक, पहला ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन क्या है, ईच रिब्स इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थ्योरिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रिकली लिखा है, सॉरी वेंट्रिकली टू द स्टर्नम, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल एंड 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो
कोरेंडियल दिया है, सॉरी मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक। एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। डी 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुएट डायरेक्शन विथ देयर स्टेनम। तो सही ऑप्शन आ जाएगा भैया सी, क्योंकि जो हम जितने भी इसका ऑप्शन दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी। आप देखिए भैया यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक रिब्स, एक छाती का, तो वहां पर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली सारे ऑप्शंस को। तो उसमें से इसके हिसाब से सबसे करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टेर्नल। हाँ भैया 7 ही पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टेर्नल रहते हैं और 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कोरेंडियल है। वर्टिब्रो, हाँ 3 ही पेयर ऑफ वर्टिब्रो कोरेंडियल होते हैं, दिख रहा है। चलो भैया आगे की बात करते हैं। एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। हाँ भैया 2 ही पेयर ऑफ तो वर्टिब्रल रिब्स रहते हैं अपने छाती में, समझ आए? हाँ भैया चलो क्वेश्चन क्लियर है? कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है, वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो देख लेता हूँ चालू भी है कि नहीं। हाँ भैया चालू है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास लीव्स क्वेरल्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। बहुत ज्यादा गर्मी के समय क्या होती है, ड्राई वेदर, गर्मी को ही बोल सकते हैं जनरली। तो उस समय क्या होती है, जो ग्रास की लीव्स होती हैं वो क्या सिकुड़ सी जाती हैं। अब भैया ऐसा क्यों होता है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फॉलोइंग। इनमें से सबसे सुंदर मतलब सबसे टिकाऊ जो रीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन फैटिडिटी ऑफ द बुल्लीफॉर्म सेल, ठीक है। पहला क्या है, ये ऑप्शन क्या है, श्रिंकेज ऑफ एयर, स्पेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। तीसरा है थ्रायोलिस दिया है, सॉरी थ्रायोलिस इन वेसल्स। और डी ऑप्शन दिया है आपका क्लोरस ऑफ स्टोमेटा। जनरली चौथा ऑप्शन मेरे को ढंग से समझ नहीं है, बट अगर मैं इसके अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या फिर आंसर भी है भैया वही आंसर ही है, पहला आ जाएगा फैल्सिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल। क्या हो जाएगा, फैल्सिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल। ये आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी सही हैं अपनी जगह पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सबसे टिकाऊ आंसर की बात करेगा तो फैल्सिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल, क्योंकि जनरली बुल्लीफॉर्म सेल्स हमारे एपिडर्मल सेल्स के बीचों बीच, ये आ जाएगा एपिडर्मल सेल्स, 2 ठोक एपिडर्मल सेल्स, तो इस एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये हो जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ ये 2 एपिडर्मल सेल्स लीव्स के आ जाते हैं, एक हमारे पास इस तरह का एक लीव्स दिया है मान के चलते हैं, ठीक। या क्या हो जाएगा, लीव्स दिया है हमारे पास। अब इस लीव्स के में जो हमारे ये क्या हो जाएंगे, ऊपर के लेयर जो आ जाएंगे, ये पूरे लेयर जो हो जाएगा एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगे, ठीक। अब इन एपिडर्मल सेल्स के बीच को अगर मैं काटता हूं और इनके एपिडर्मल सेल्स के बीच के पार्ट को देखता हूं तो ये सेंटर पार्ट बोल सकते हैं, या फिर 2 एपिडर्मल के बीच ये क्या हो जाएगा, एक एपिडर्मल और ये क्या हो जाएगा दूसरा एपिडर्मल। अब इन दोनों एपिडर्मल के बीच जो पार्ट रहेगा उसे बुल्लीफॉर्म बोला जाता है। क्या, बुल्लीफॉर्म सेल, बुल्लीफॉर्म सेल्स रहते हैं, ठीक। क्या रहते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल्स रहते हैं। अब जनरली ये बुल्लीफॉर्म सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्राई सीजन्स में। जनरली क्या होता है, वाटर की कमी होने लगती है एटमॉस्फेयर में, ऐसी जैसे वाटर की कमी होने लगती है तो ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन रीजन, जब ट्रांसपिरेशन, क्योंकि गर्मी में भी ट्रांसपिरेशन होगा ही, क्योंकि ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है, स्टार्च की फॉर्मेशन करना है बॉडी पे, मतलब प्लांट को फॉर्मेशन करना है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जनरली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उस समय कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, लूज हो जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर लूज होता है, वाटर लूज होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कौन सा प्रोसेस, अरे TRANSPRATION ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की लॉस होती है। तो इस लॉस से बचने के लिए हमारे जो बुल्लीफॉर्म सेल्स रहते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ से जाते हैं, ताकि वो अगर सिकुड़े रहेंगे तो हमारे जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो कम होगा। अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही कम होगा तो जनरली वाटर का लूसेस तो कम ही होगा। चलो भैया ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरी तरफ से है।
चलो भैया, आप क्या ऑप्शन को करेक्ट समझते हैं, क्यों करेक्ट समझते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in snapdragon a red flower when crossed with a white flower in F1 generation the pink flower were obtained। अगर हम एक स्नैपड्रैगन आपको नहीं बात कर रहा हूँ भैया, कंप्यूटर लैपटॉप्स में जो यूज़ किया जाता है प्रोसेसर, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि स्नैपड्रैगन फ्लावर की। जनरली एक स्नैपड्रैगन रेड कलर, अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, अ पिंक फ्लावर were obtained when a pink flower were shelved and F2 generation showed white, red and pink flower। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये समझ लेते हैं सबसे पहले, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट समझना है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक स्नैपड्रैगन फ्लावर है। जनरली स्नैपड्रैगन में बात नहीं कर रहा हूँ प्रोसेसर वाला, स्नैपड्रैगन फ्लावर की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जनरली है कि स्नैपड्रैगन फ्लावर एक ही ऐसा इंपॉर्टेंट फ्लावर है या फिर एक टाइप का ऐसा फ्लावर है बोल सकते हैं जिसका 3 कलर शो करता है वो, यानी एक रेड कलर में भी वो दिखने को मिलता है आपको, व्हाइट कलर में भी रहता है और क्या एक पिंक कलर में भी रहता है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर हम F1 जनरेशन में रेड कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमें एक पिंक कलर का फ्लावर मिलता है। बट अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हमें तो रेड कलर का ही फ्लावर मिलना था, क्योंकि लॉ जो हमारा रेड है कलर रहता है वो डोमिनेंस रहता है, फ्लावर रहता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है भैया, ये आ गया पहला केस। इसके बाद जो F2 जनरेशन में अगर इसी फ्लावर को क्या लिया जाता है, पिंक फ्लावर को, 2 पिंक फ्लावर को मैंने ले लिया, क्या लिया जाता है, 2 पिंक फ्लावर के, एक पिंक फ्लावर ऑफ मेल एंड पिंक फ्लावर ऑफ फीमेल, पिंक फ्लावर फीमेल। ठीक, एक मेल पिंक फ्लावर दूसरा फीमेल पिंक फ्लावर, दोनों पिंक फ्लावर्स को ले लिया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों जीन्स के क्या, इन दोनों के जीन्स या फिर इन दोनों के गैमेट्स को जब फर्टिलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पिंक, रेड और व्हाइट तीनों कलर के फ्लावर मिलते हैं। तो ऐसा क्या है भैया, ये हमें बताना है, ऐसा क्या है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन सब में से कौन सा गलत है उस स्टेटमेंट को बताना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है भैया, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, पिंक कलर फ्लावर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो भैया ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पूरी तरह से सही है, ऑप्शन पूरी तरह से सही है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। द पिंक कलर इन F1 जनरेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो भैया हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और डोमिनेंस क्या होता है, जनरली डोमिनेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, डोमिनेंस वो होता है जो कि अपने आप को फर्दर शो कर पाएगा एक रिएक्शन में या फिर एक फर्टिलाइजेशन में। जैसे ही मैं R ले लेता हूँ और एक स्मॉल ले लेता हूँ, तो R यहाँ डोनेट करते हैं हमारा रेड कलर फ्लावर को, और जो स्मॉल R है वो हमारा व्हाइट कलर फ्लावर को शो करता है। तो जनरली R जो रेड यानी होता है, ये क्या होता है, डोमिनेंस होता है। तो जनरली ये एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या रिएक्शन में क्या खुद को शो करना चाहिए था, बट ये शो नहीं कर पाता है, तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन में रखा जाता है। क्योंकि ये हाँ हमें शो करना था, रेड कलर का एक फ्लावर मिलना चाहिए था, बट वो रेड कलर का फ्लावर हमें, ये दोनों का रेड कलर का फ्लावर नहीं मिलता है, उसकी जगह हमें पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। ठीक, मतलब जो डोमिनेंस हो अपनी कैरेक्टर को ना शो कर पाए उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पर ये यहाँ ऐसा हो रहा है। तो इसे बट ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बट यह इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन आपका दिया गया, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 ऑफ रेड, 2/4 ऑफ पिंक एंड 1/4 ऑफ व्हाइट। सही है ये भी, क्योंकि जो हमें रेशियो मिलेगा रेड का 1, पिंक का 2 फ्लावर मिलेगा और जो हमारा व्हाइट है उसका 1 फ्लावर मिलेगा, तो ये भी सही है ऑप्शन। तो इसकी इस स्टेटमेंट के हिसाब से इनकरेक्ट बताना है, तो ये भी गलत है हमारे। सी, लॉ ऑफ सीग्रेशन डज नॉट अप्लाइज इन दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ भैया ये मिला ना, तो ये हमें जो चाहिए था, लॉ ऑफ सीग्रेशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ सीग्रेशन आपका यूनिवर्सल लॉ है। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ है तो वो हर जगह फॉलो अप होगा। अब यूनिवर्सल मतलब लॉ ऑफ सीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तो उसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये किस तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये बोल रहा है कि नॉट फॉलोड हियर। भैया लॉ ऑफ सीग्रेशन इन यूनिवर्सल है, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, सब में ये फॉलो होता है लॉ ऑफ
सिग्रिएशन। अब लॉ ऑफ सिग्रिएशन के हिसाब से वो बोलता क्या है, लॉ ऑफ सिग्रिएशन के हिसाब से ये बोलता है कि जैसे हमारे पास जो गैमेट्स है, जैसे ये आर एंड आर मान लेता हूँ, ऐसे ही कोई फ्लावर है, जैसे रेड कलर फ्लावर है, तो जनरली रेड कलर फ्लावर हो सकता है आर एंड आर हो, या फिर आर एंड स्मॉल आर होगा तो पिंक कलर फ्लावर, तो इसलिए आर एंड आर ही होगा। तो यहाँ 50-50% चांस होते हैं कि ये आर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है फर्टिलाइजेशन में, या फिर ये आर भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम नहीं बता सकते कि लेफ्ट वाला पार्टिसिपेट करेगा या राइट वाला पार्टिसिपेट करेगा, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें कोई फिक्स चांसेस नहीं रहता, 50-50% दोनों के चांसेस रहते हैं एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए गलत है भैया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हर जगह फॉलो होता है, बट ये नॉट अप्लाइड हियर बोल रहे थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसी हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। चौथा आ जाएगा, द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सॉरी ये सही है वैसे, पर ये गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो हमारा रेड कलर था फ्लावर था होना चाहिए था, वो खुद को शो करना था, पर वो शो नहीं कर पा रहा है, मतलब पिंक कलर का फ्लावर हो रहा है, शो नहीं कर पा रहा है, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्दर यहाँ आंसर क्या है करेक्ट आपका सी, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ बोल रहा है फॉलो नहीं हो रहा है, बट फॉलो हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया, जाइलम ट्रांसलोकेशन। जाइलम ट्रांसलोकेशन आपका ऑप्शन ए है, वो जो मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये समझ लेते हैं। जो जाइलम ट्रांसलोकेशन में क्या क्या ट्रांसलोकेट होता है, मतलब क्या क्या मूवमेंट होती है, यानी क्या क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, वो अपन को बताना है इधर। चलिए भैया, पहला बोल रहा है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। दूसरा ऑप्शन है आपका वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। तीसरा ऑप्शन है आपका वाटर मिनरल्स सॉल्ट सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, और डी ऑप्शन है आपका वाटर ओनली। तो भैया आपको सही बता दूं तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब क्या हमारा वाटर भी ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करेगा, सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कैसे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, तो जो बैक्टीरियाज रहते हैं उसे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और यही ट्रांसफर होता है किसके, जाइलम के थ्रू। तो भैया ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट होगा, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये हो गया, समझ आ गया, मतलब ये सारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो यही होता है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑप्शन दिया गया है। अब आता है आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपसे आपका क्या रहेगा, होमवर्क, क्योंकि हम क्या स्टडी करते हैं, डोज, डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चंस, डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन आपको करना है, कुछ मेहनत करो भैया, सारा मेहनत हम ही से कराओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और द पेरिपियल पार्ट इज। ठीक, जो प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटेशन जनरली एक प्रोसेस है जिसे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, मतलब एम्ब्रायो सैक किधर फॉर्म होगा, यानी ओव्यूल्स किधर फॉर्म होगा, वो हमें फिक्स करना पड़ता है। तो इसमें द प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिपियल पार्ट, इनर वॉल या फिर बोलेंगे या फिर पेरिपियल पार्ट में तो हमारा पेरेंटियल टाइप होता है, समझ के रखो भैया। ऑप्शन में देखते हैं या नहीं, हाँ ए ऑप्शन आपका दिया है एक्सियल, बी ऑप्शन दिया है आपका पेरेंटियल, तो यही हो जाएगा भैया पेरेंटियल, क्योंकि ये याद रख के रखो या फिर दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटेशन ओव्यूल की डेवलपमेंट होता है इनर वॉल पे, वो हमारा सिर्फ पेरेंटियल में ही होता है। ठीक, तो आंसर बी आ जाएगा। अरे ये तो आपका होमवर्क था यार, बता दिए। चलो भैया, इसके अलावा जो आपका है कॉन्सेप्ट उसको भी समझ ही लो, अब बता दिया हूँ तो बता दिया हूँ, अब वापिस नहीं होगा ये कभी। एक्सियल, जो एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, एक्सियल प्लेसेंटेशन में हमारा जो ओव्यूल्स रहता है वो एक्सियल मतलब सेंट्रल एक्सियल में फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल्स की जो डेवलपमेंट होगी वो एक्सियल में होगी। ठीक, सेंट्रल एक्सियल में। बेसियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जनरली बेस रीजन में हमारा क्या होता है, ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है या फिर डेवलपमेंट होती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा फ्री सेंट्रल, जो सी ऑप्शन दिया है, फ्री सेंट्रल में जनरली कहीं भी हमारा यानी सेंटर पार्ट पे बोल सकते हैं, कहीं भी नहीं, सेंटर पार्ट पे, फ्री सेंट्रल में सेंट्रल पार्ट पे क्या होता है, ओव्यूल्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। आज 11 क्वेश्चन कर लिए गलती से। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको है उसका आंसर #KNS से देना है और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ सही है।